नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसमें हम देखेंगे किन किन मेथड्स के थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके 3-4 वीडियोस में हमने पहले बात कर चुके हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, रेसिडेंट कौन होते हैं, सिटीजन कौन होता है, और इसके साथ साथ डिप्रिसिएशन क्या होता है, हम नेट फैक्टर इनकम क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इसके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर जो आपको इस वीडियो का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर CUT की तैयारी करनी है तो आप उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो नेशनल इनकम जैसे हम समझ चुके हैं, नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम वो इनकम होता है जो फैक्टर इनकम हो और वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अर्न किया गया हो। इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम जनरेटेड मेथड या इनकम मेथड बोलते हैं इसको, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात करेंगे और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि इनके किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। डिस्ट्रप्शन के लिए सॉरी। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, किस उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो वैल्यू एडेड मेथड जैसे ये नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम हर सेक्टर या हर प्रोसेस के टाइम जो वैल्यू ऐड होता है उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। इससे हमारा क्या नेशनल इनकम निकलेगा। वैल्यू एडेड मेथड से हमें GDP एट MP मिलेगा और फिर GDP एट MP को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, NNP एट FC। ये हमारा नेशनल इनकम होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें से इसको समझने के लिए पहले इसको समझते हैं कि वैल्यू होता क्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है पार्ले जी, ठीक, ये बिस्किट बनाती है 10 रुपये का, जो मार्केट में मिलता है 10 या 5 रुपये का मान लेते हैं। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है कि ये रॉ मटेरियल आएगा, सपोज दैट मान लेते हैं ये रॉ मटेरियल है जो आया एक बिस्किट बनाने के पीछे हम बात कर रहे हैं। 2 रुपये का रॉ मटेरियल हो गया, जो मैदा हो गया, आटा हो गया, पाम ऑयल हो गया। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स इसके हो गए। अब इस रॉ मटेरियल को क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया। इसमें क्या क्या यूज किया गया, इसमें यूज किया गया अपना लेबर कैपिटल, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके इस बिस्किट को मैन्युफैक्चर किया गया। अब इस सर्विस की कॉस्ट या इस लेबर की कॉस्ट या इसके जो फैक्टर पेमेंट इसको किया गया, इसकी कॉस्ट हम मान लेते 3 रुपये। तो अब 2 रुपये का रॉ मटेरियल था, 3 रुपये ऐड का इसके वैल्यू को इंक्रीज किया गया। यानी अभी देखिए, अब इसकी वैल्यू क्या थी, अभी इसकी वैल्यू 2 रुपये की थी। अब इसमें कुछ एडिशन किया गया, कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी गई, तो इससे इसकी वैल्यू 3 रुपये बढ़ गई। यानी इन सभी का कॉस्ट 3 रुपये, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 2 से यहाँ पे हो जाएगा 5। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी कुछ टैक्स भी पे करती है। सपोज दैट मान लीजिए इस पर कंपनी ने 1 रुपये टैक्स, और इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं कुछ मार्केटिंग वगैरह भी। तो कंपनी ने इसमें
₹2 खर्च किए किस पे, मार्केटिंग और टैक्स पे। अब टोटल रुपए क्या हो गया, ₹7 हो गया। और उसके बाद अब कंपनी ने कहा कि ठीक है, ये हमारा ₹2 का रॉ मटेरियल था, ₹3 का हमने इस पे लेबर कॉस्ट दिया, कैपिटल के पीछे इन्वेस्टमेंट किया, एंटरप्रेन्योरशिप दिया, वेज दिया, सैलरी दिया, उसके ₹3 हुए। और हमने सरकार को टैक्स दी और उस टैक्स का उस पर मार्केटिंग पे भी खर्चा की, और ये फाइनल हम ₹10 मार्केट में बेचेंगे, ₹3 हम अपना प्रॉफिट रखते हैं। तो जो रॉ मटेरियल हमारा ₹2 का था वो फाइनली ₹10 का हो गया। यानी इसमें ₹8 का जो वैल्यू ऐड है हो गया, ₹8 का वैल्यू ऐड हो गया। तो ऐसे ही जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, उनके अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की, उसमें जितनी का वैल्यू ऐड हुआ, जितने का ऐसे वैल्यू ऐड हुआ, उनको सभी को हम कंबाइन करके जो हमारा आउटपुट निकलता है उसे हम ग्रॉस वैल्यू ऐड बोल सकते हैं, या ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, एट मार्केट कॉस्ट। तो ये होता है हमारा वैल्यू। और इसी को जब प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा ये क्या निकल गया था, हमारा निकल गया था GDP एट MP। तो इसे फॉर्मूला देख लेते हैं सीधा। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या कंजम्पशन भी बोल सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे ₹10 का इसकी आउटपुट का मतलब जो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ, जैसे पार्ले जी का बिस्किट ₹10 का जनरेट हुआ, और इसकी आउटपुट की वैल्यू कितनी है, ₹10 है, और इसमें इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट क्या था, ₹2 था। तो अब ₹10 में से ₹2 माइनस कर देंगे तो जो ₹8 होगा ये हमारा वैल्यू एडेड होगा। तो वैल्यू एडेड को हम बोल देते हैं ही ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल देते हैं। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू हो सकता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे देखो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यानी बिस्किट हमारा बन गया। अब ये बिस्किट 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बिस्किट पूरी तरह से बिक गई मार्केट में, या तो इस बिस्किट के कुछ हिस्से हमारे स्टॉक के रूप में बच गए। तो उन्हीं दोनों को ऐड करने से जो सेल हुई और जो स्टॉक के रूप में बच गई, उनसे ऐड करने से जो हमारा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। अब इस चेंजिंग स्टॉक ऑलरेडी हमने देख रखे हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है, चेंजिंग स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी जो साल के आखिरी में स्टॉक बचा, यानी अगर कंपनी ने साल भर में 100 पार्ले जी बनाए और शुरुआत में, साल के शुरुआत में उसके पास 1 पार्ले जी था और कंपनी ने पूरे साल में 100 पार्ले जी बनाए, जिनमें से 80 पार्ले जी बिक गए। तो शुरुआत में उसके पास 1 पार्ले जी था और साल के आखिरी में उसके पास 20 पार्ले जी है, यानी 80 जो बिक गए वो तो बिक गए और 20 पार्ले जी। तो 20 जो बचेगा, 20 माइनस 1, 19 हमारा क्या है, स्टॉक है। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ एडेड। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्वेश्चन में ये कई बार डायरेक्ट दे देता है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन ये है, कई बार डायरेक्ट नहीं देता है,
उसके जगह लिखा होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट होता है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एग्जांपल के साथ देते हैं रॉ मटेरियल। एक किसान है, एक मान के चलते हैं वो उगाता है वीट उगाता है और वो 600 रुपये उस वीट का आउटपुट वो निकालता है, वो 600 रुपये बेचता है मार्केट में। और जिसमें से उसकी, इसे इंटरमीडिएट कंजप्शन समझते हैं, इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट समझते हैं। और इसे वैल्यू एडेड समझते हैं। तो वो किसान 600 रुपये का गेहूँ उगाता है, उसको मार्केट में वो 600 रुपये का बेचता है। और गेहूँ को उगाने के लिए वो क्या 200 रुपये का उस गेहूँ का सीड लाया रहता है। तो जो 200 होगा वो उसका क्या हो जाएगा, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। और इस 200 रुपये का सीड लाया, 600 रुपये उसने मार्केट में बेचा। तो जो 600 रुपये का उसने बेचा मार्केट में, तो उसने कितने का उस वीट में वैल्यू ऐड किया, 400 रुपये का। उसमें उसने ऐड किया 400 रुपये, क्योंकि 200 रुपये खरीद के लाया, 600 रुपये का बेचा, 400 रुपये का। अब 600 रुपये का जिसने बेचा उसने किसको बेचा, फ्लोर मिल को बेचा है, यानी जो उसको गेहूं को आटे में कन्वर्ट करेगा। अब फ्लोर मिल ने इसको कितने रुपए में, 600 रुपये में ख़रीदा। अब 600 रुपये में ख़रीदने के बाद उसने उसमें क्या किया, 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। उसने मशीन लगाई, उसमें लेबर लगाया, उसने बिजली लगाई। और इन दोनों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो 800 रुपये का मार्केट में बेचता है। अब ये 800 रुपये का जो बेचता है वो किसको बेचता है, वो बेकर को बेचता है, यानी जो उससे ब्रेड बनाने वाला है। तो अब बेकर ने इससे 800 रुपये का ख़रीदा, और बेकर ने क्या किया, बेकर ने 800 रुपये का ख़रीदा, फिर उसमें उसने भी क्या किया, उसने 200 रुपये का कुछ वैल्यू लगाया, यानी उसमें उसने कुछ और इंग्रेडिएंट्स लगाए, उसने अपना आउटपुट लगाया, उसने अपना लेबर लगाया, उसने अपना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड किया, उसमें टैक्स इंक्लूड किया। तो उसके बाद ये जो इसका टोटल आउटपुट बनता है वो 1000 रुपये हो जाता है। अब 1000 रुपये हो जाने के बाद एक बेकर ने उस ब्रेड को बना दिया। अब वो डायरेक्टली तो बेचेगा नहीं, वो ऑब्वियसली या तो रिटेलर को बेचेगा या होलसेलर को बेचेगा। तो क्या करता है, वो शॉपकीपर को कांटेक्ट करता है, शॉपकीपर को वो ये 1000 रुपये में बेचता है। और शॉपकीपर अपना प्रॉफिट सारी चीज़ों को लेके उसको क्या करता है, उसको 200 रुपये अपना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करता है, टैक्स रहता है। और मार्केट में वो ब्रेड कितने का बिकता है, मार्केट में वो ब्रेड बिकता है 1200 का। अब देखते हैं टोटल। अब जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट
टोटल कितना आउटपुट, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट कितना 1200। अब इस 1200 में हमारा कितना आउटपुट लगा है वो इसको कैलकुलेट करके, इसको ऐड करके हम निकाल सकते हैं। इसको ऐड करने पे कितना होगा 400 200 200 200 यानी हो जाएगा ये 1000। यानी इस 1200 को बनाने में हमारा 1000 रुपये खर्च हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने का इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगा है, यानी हमारा रॉ मटेरियल वगैरह कितने का था। तो 1000 800 1800 ये 6 2400 2 2600 2600 का हमारा रॉ मटेरियल लगा है। अब ये मार्केट में कितने का बिकेगा 1200 2400 3200 3600 हाँ। तो 3600 का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट जनरेट करने के लिए हमारा जो इंटरमीडिएट कॉस्ट लगा है वो 2600 लगा है, और वैल्यू ऐड कितना हुआ है 1000 रुपये वैल्यू ऐड हुआ है। तो ये जो वैल्यू ऐड हुआ है ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है हमारा 3600 का वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इनमें से हम क्या करेंगे इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1000 रुपये निकल के आ जाएगा हमारा वैल्यू एडेड। और यही वैल्यू एडेड क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इसी को हम GDP एट MPV बोलते हैं। ये रहा हमारा फार्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं कि वैल्यू एडेड इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम GV ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP या GDP MP। अब ये कैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन चुका है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो वो डिटरमाइन करेगा कि सेल कितने हुए और प्लस स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है रॉ मटेरियल, ये होता है। दूसरा तरीका है, यहाँ पे हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करने का दो तरीके होते हैं। एक वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है ये सेल्स प्लस स्टॉक। कई बार सेल्स प्लस स्टॉक नहीं दिया होता तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है। वैल्यू हमने 3 सेक्टर पढ़ रखे हैं इकोनॉमी के, और जैसे प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तो उसमें जितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रखा है उनको ऐड करने से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। यानी प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, इनको आप ऐड कर देंगे तो इनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब इंटरमीडिएट कंजप्शन हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगा। तो ये रहा फार्मूला पहले का। अब इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। ताकि हमारा कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। वैल्यू एडेड मेथड, इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। पहला प्रिकॉशन ये कि हम इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन को ऐड नहीं करेंगे। दूसरा कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करते हैं तो इसमें हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगा। यानी एक ही गुड्स को हम दो बार इंक्लूड कर लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा जो एस्टिमेट आएगा वो एरर आएगा। तीसरा क्या होगा कि कमीशन ऑन सेल
परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो सेकेंड हैंड गुड्स है उस पे जो कमीशन निकल के आएगा उसको इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्विस जो ब्रोकर होगा वो अपने सर्विस रेंडर कर रहा है, उस सर्विस सेकेंड हैंड नहीं है, वो गुड्स सेकेंड हैंड है, यानी सर्विस का जो वैल्यू होगा वो उसको हम इंक्लूड करेंगे। चौथा क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको हम इंक्लूड करते हैं, इसको भी इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड वाले को एक अलग सिंबल से बना देते हैं, यानी ये इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। यानी जैसे कि कोई फार्मर है, वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है और कुछ हिस्सा वीट का वो मार्केट में बेच देता है और कुछ हिस्सा अपने खुद सेल्फ कंजप्शन के लिए ले लेता है, तो उसका जो वैल्यू होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक, और क्या हो सकता है, इसी से जुड़ा हुआ क्या होगा, इसी से हो सकता है सर्विसेज, ये गुड्स हो गया, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे हाउसवाइफ, घर में जो होम मेकर्स होते हैं, हाउसवाइफ्स नहीं, होम मेकर्स जो होते हैं घर में जो काम करते हैं, अब वो चाहे वो मेल हो फीमेल, उनका जो सर्विस होगा उसका जो आउटपुट होगा यानी उसका जो वैल्यू होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर। अब जैसे कोई ओनर है, अब उसने अपने घर को ही प्रोडक्शन में इंक्लूड कर रखा है, तो उस घर के जो रेंट होगा ना उसको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर जो वो उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता तो वो किसी को रेंट दे रहा होता और उससे जो इनकम निकल के आता उसको हम इंक्लूड कर रहे होते, तो इसलिए इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर जो होता है वो हम इंक्लूड करते हैं, इसको हम इंक्लूड करेंगे। सातवां क्या हो सकता है, सातवां हो सकता है कि ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब जैसे जो मशीन्स यूज की रही हैं वो डिपेंड नहीं करता वो किस जो उसका ओनर कौन है, क्योंकि वो अल्टीमेटली किसके मार्केट के लिए यूज किए जा रही प्रोडक्शन में, तो उस चीज़ को भी हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कार है, कार अगर वो यूज किया जा रहा है कि प्रोड्यूसर कोई एक कंपनी है वो कार इस्तेमाल कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, जबकि कार जो है ना वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं आ रही है, वो एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर रही है, इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, पर फिर भी उसको हम इंक्लूड करेंगे। क्योंकि इनडायरेक्टली वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं डायरेक्टली प्रोडक्शन में, तो ये प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। पहला कि जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इंक्लूड नहीं करेंगे ये, और उसके बाद बाकी हम सब इंक्लूड करेंगे। हम कमीशन सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करेंगे, हम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी इंक्लूड करेंगे, हम इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर भी इंक्लूड करेंगे, हम ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट भी इंक्लूड करेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और होता है कि प्रॉब्लम ऑफ
काउंटिंग, मतलब एक ही गुड्स के आउटपुट को 2 बार काउंट करना। तो अब ये एरर का सिंबल है, यानी अगर वो 10 रुपये का पार्ले जी है, रॉ मटेरियल को आपने 2 बार इंक्लूड कर लिया, टैक्सेस को 2 बार इंक्लूड कर लिया, या रॉ मटेरियल को एक जगह इंक्लूड किया फिर रॉ मटेरियल को दूसरी जगह भी इंक्लूड कर लिया, तो इससे क्या होगा, इसमें से जो एस्टिमेट निकल के आएगा वो गलत होगा। इसको अवॉइड करने का 2 रास्ता होता है, एक फाइनल आउटपुट मेथड, दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड हमने पढ़ा कि उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, उसी के थ्रू हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, यानी जो भी रिसेंट में हमने पढ़ा। फाइनल आउटपुट मेथड कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल, जब हम उसी गुड्स को इंक्लूड करेंगे जिसका एंड यूज फाइनल हो गया, यानी जो अभी बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन के अंदर है, उस गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम रॉ मटेरियल कंसीडर करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो किसी और के लिए रॉ मटेरियल हो। तो जब तक उस गुड्स का फाइनल आउटपुट नहीं निकल जाता तब तक हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डबल काउंटिंग एक प्रॉब्लम निकल सकता है। तो अब हमने इसकी फॉर्मूला भी पढ़ ली, इसके प्रिकॉशंस भी देख लिए। अब एक इससे एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है, पहला ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी GVA एट MP, ठीक। और दूसरा क्या है, नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें क्या निकालना है, NNP एट FC। तो अब देखते हैं, पहले के लिए देखते हैं, पहला क्या है, GVA एट MP। इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी था वैल्यू ऑफ आउटपुट, और क्या ज़रूरी था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 2 चीज़ों से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें ध्यान से देखने से पता चल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हमारा दिया हुआ है पहला इसका, और हम ध्यान से देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दिया हुआ, क्योंकि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स परचेज बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेक्टर, यानी दोनों चीज़ें हमारे पास दी हुई है। तो यानी पहला क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है NNP एट FC। अब GDP से NNP FC में जाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी पहली चीज़ की, वो है डेप्रिशिएशन की। दूसरी चीज़ NFIA, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, तो यानी डेप्रिसिएशन हमारा दिया हुआ है, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर्स और सब्सिडीज रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर्स, ये दोनों चीज़ें दी हुई है। तो इन दोनों को हम ऐड करके हम क्या बना सकते हैं, NIT हम बना सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। उसके बाद फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट और फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इन दोनों को हम कैलकुलेट करके NFIA निकाल सकते हैं, यानी तीनों चीज़ दिया हुआ है, तो हम आसानी से NNP एट FC निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर A, ठीक। लिखेंगे क्या निकालना, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। सो लिखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट
मार्केट प्राइस इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये चीज़ तो फ्रॉम above we have GVA at NP। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑल सेक्टर्स यानी 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 800 प्लस 200 प्लस 300, 200 प्लस 300, ये हो गया। क्या करना है, माइनस क्या करना है हमें, इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करना है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर 400, सेकेंडरी सेक्टर 100, टर्सरी सेक्टर 50। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं सबको, इसको हम सबको ऐड कर लेते हैं, यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ ऑल सेक्टर, तो यानी 400 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50। अब इससे जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 800 200 300, ये हो जाएगा 1300 माइनस 400 115 यानी 550। ये सारे वैल्यू किस में है, इन लाख में है, तो आखिरी में हम लाख इस्तेमाल कर लेंगे। 1300 माइनस 550, इसको क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 750 रुपीज़। ये क्या होगा हमारा सोल्यूशन पहले का हो गया 750 lakhs। अब इसको हम GDP at MP भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब सोल्यूशन नंबर 2 पे जाते हैं। NNP at FC यानी नेशनल इनकम को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, GDP at MP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। अब सारी चीज़ों को सेपरेटली निकालते हैं। तो डेप्रीसिएशन हमारे पास दे रखा है, यानी ये जो वैल्यू है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ फिक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिप्रिशिएशन हो गया। तो डिप्रिशिएशन दे रखा है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, यानी यहाँ पे जो डिप्रिशिएशन का वैल्यू होगा वो 80 ऑलरेडी दे रखा है। हमारे पास NFIA भी नहीं है, NIT भी नहीं है। तो NFIA निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, NFIA, इसको सबसे सिंपल फार्मूला है फीफा माइनस फीटा, FIFA माइनस FITA।
फीफा मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से जो पैसा आ रहा है। अब देखिए इसमें बाहर से पैसा कहाँ से आ रहा है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ पे पैसा बाहर से भारत या किसी भी देश में वो आ रहा है, तो वो कितना है, वो है 10 रुपीज़ बाहर से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस फीटा क्या होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी यहाँ से, यानी जो नेटिव कंट्री है यहाँ से जब पैसा बाहर जाता है तो उसे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे यहाँ नॉन रेसिडेंट है, यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, वो बाहर के हैं, तो यानी वो पैसा बाहर अपनी कंट्री में लेके जाएंगे, तो वो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो उसकी वैल्यू है 20 रुपये 20 लैक्स 20, तो ये हो जाएगा -10 लाख NFIA। ठीक, ये हमारा हो गया NFIA। तो हमारे पास GDP 80 निकल गई, NFIA -10 आ गया। GDP एट MP हमारे पास ऑलरेडी मिल रखा है, वो है ये 750 हमने पहले में निकाल रखा है GDP एट MP। तो यानी डिप्रिसिएशन भी होगा, NFIA भी होगा, बचा NIT। अब NIT भी देख लेते हैं। NIT बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है INDIRECT, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब उसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ दिया हुआ है। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय ऑल सेक्टर, इसको हम इरेज कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय ऑल सेक्टर कितना है 50 रुपीज़, और सब्सिडी बाय ऑल सेक्टर रिसीव्ड बाय कितना है 20 रुपीज़। तो 50 और 20, तो इनडायरेक्ट टैक्स इतना है 50 था -20, तो इसका क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 30 लाख। अब हमारे पास सब निकल गया, हमारे पास NFIA निकल गया, हमारे पास NIT निकल गया, हमारे पास डिप्रिसिएशन भी आ गया। तो यहाँ पे NIT क्या हो जाएगा 30। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो GDP एट MP कितना 750। तो अब NNP एट FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GDP एट FC कितना था 750 लाख, तो 750 माइनस डिप्रिसिएशन कितना है, माइनस डिप्रिसिएशन 80, और उसके बाद NFIA कितना है, NFIA हमारा है -10, तो ये +-10, फिर उसके बाद माइनस NIT कितना है, -NIT है हमारा, माइनस नहीं है ये सिंबल है 30, तो NIT हो जाएगा हमारा 30। सबको सॉल्व करते हैं, 750 -80 -10 -30, इसको लाख निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो हम आपका ये सारे सिंबल को एक साथ ऐड कर लेते हैं, 750 -120 लाख। अब इसको हो जाएगा आपका 630 लाख। तो NNP एट FC यानी
नेशनल इनकम जो होगा वो 630 लाख, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे इसको सॉल्व करना है। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, यानी पहले का जो GVMP कितना आया 750 आया, इसका 750 लाख, और इसका कितना है 730 लाख। तो ये ऐसा तरीका होता है निकालने के लिए। इसका अगर नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ ही अगर जो आप अपकमिंग 2025 CUET को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8127785500। तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन भी हम कराते हैं, और इसके अलावा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।